बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है इको यानी प्रतिध्वनि। फ्रेंड्स, हम लोगों ने वेव मोशन के बारे में पढ़ा, साउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसी सीरीज में आज हम इको डिस्कस करेंगे यानी प्रतिध्वनि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बिना डिले किए हुए बड़े आसान तरीके से आज हम इको यानी प्रतिध्वनि के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिध्वनि यानी इको के बारे में। तो फ्रेंड्स, इको जैसा कि आपको ये नाम ही लग रहा है यानी प्रतिध्वनि, तो नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ जो साउंड कहीं प्रोड्यूस की जाए किसी एक प्लेस पर। मान लीजिए ये सोर्स हमने रख दिया है, यहां पर एक हमने सोर्स लिया, दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि का एक स्रोत है और ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो साउंड इसने प्रोड्यूस किया, ये साउंड वेव आगे की तरफ बढ़ी यानी प्रोपेगेट किया इसने आगे की तरफ। आगे जा करके कोई ऑब्स्टेकल होगा यहाँ पे यानी कोई अवरोध होगा, इस अवरोध से ये साउंड यानी कि ध्वनि टकराती है और टकरा करके वापस जहां इसे प्रोड्यूस किया गया था फिर आती है। और अगर ये जो प्रोड्यूस की गई यानी जो उत्पन्न की गई ध्वनि है और ये जो टकरा करके यानी रिफ्लेक्ट होके वापस आई हुई जो ध्वनि है, इन दोनों को हम इस प्लेस पर अलग अलग सुन पाते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रतिध्वनि यहां पर यानी इको आप सुन रहे हैं। ठीक है, अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, यहां से साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो उस ऑब्स्टेकल उस अवरोध से जाकर टकरा के वापस तो आएगी ही, यानी प्रतिध्वनि वहां पे उत्पन्न हो रही है। लेकिन यहां हम प्रतिध्वनि कब पहचानते हैं, यानी अगर ये उत्पन्न की गई ध्वनि और ये रिफ्लेक्ट होके जो वापस आई हुई ध्वनि है, इन दो ध्वनि दोनों साउंड में अगर आप अंतर कर पाते हैं, अगर जो आपकी ओरिजिनल प्रोड्यूस्ड साउंड और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लौट कर आई हुई साउंड है, दोनों को आप अलग अलग सुनते हैं, तभी आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पे इको हुआ है, प्रतिध्वनि हुई है। लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्शन के बाद आई हुई साउंड, ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच डिफरेंस इतना कम हो जाए कि उतने कम डिफरेंस को आप नोटिस ना कर पाए, आप समझ ना पाए। तो उस केस में आप ये नहीं कह पाएंगे कि यहाँ पर इको हुआ, प्रतिध्वनि आपने सुनी है। आपने सुनी नहीं, वहां पर रिफ्लेक्ट होके तो साउंड आई पर आपने सुनी नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक प्लेस पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है और आप चाहते हैं कि उसमें इको आप सुन सकें, प्रतिध्वनि आप सुन सकें उसकी, तो उसमें कुछ कंडीशन होती हैं और वो क्या कंडीशन होगी हम आज वो भी जानने वाले हैं। तो आप यहाँ ये समझ गए होंगे इतने डिस्कशन के साथ ही कि प्रतिध्वनि यानी इको क्या है। एक प्लेस पर साउंड प्रोड्यूस की जाए और वो अपने सामने रखे एक ऑब्स्टेकल, एक अवरोध से टकरा करके वापस आए और जो ओरिजिनल साउंड है और ये जो रिफ्लेक्शन के बाद आई हुई साउंड है, दोनों को आप अलग अलग सुने, तो इसी को आप क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि यानी इको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कशन इस पे आगे बढ़ाते हैं कि इको क्या है। सो अ साउंड that reaches a listener after being reflected from a surface is called an echo। means वो साउंड, वो ध्वनि जो सामने रखे किसी ऑब्स्टेकल, किसी हिंड्रेंस से टकराकर वापस जहां प्रोड्यूस की गई थी वहां पहुंच करके उस लिसनर को सुनाई पड़ती है वापस आकर के, तो इसी को आप क्या कहते हैं,
इको यानी प्रतिध्वनि कहते हैं। अ साउंड दैट रीचेज अ लिसनर आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड एन इको। सामने रखे एक सतह से, एक ऑब्स्टेकल से या एक अवरोध से टकरा करके, रिफ्लेक्ट होकर के जहां प्रोड्यूस की गई थी, जहां उत्पन्न की गई थी साउंड यानी ध्वनि, वहां पर आकर के जो श्रोता बैठा हुआ है उसे फिर से सुनाई पड़ती है, उस लिसनर तक फिर पहुंच सकती है। तो इसी साउंड को जो ये रिफ्लेक्ट होकर के आई है, यहीं पे साउंड प्रोड्यूस हुई, ये गई सामने एक अवरोध, एक ऑब्स्टेकल से टकराई और वापस आई। तो साउंड का वापस आना ही इको है, प्रतिध्वनि है। लेकिन ये हमें सुनाई कब पड़ेगी, यानी ये जो इको हो रहा है इसको हम पहचान पाए सुन करके, मींस एक ओरिजिनल साउंड हमने सुनी और फिर वापस आने वाली साउंड भी हम सुन सकें, उसके लिए कंडीशन होगी। तो कंडीशन या ये चीज आप समझ के कि कोई भी स्रोत जो है सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो साउंड एक ऑब्स्टेकल, एक अवरोध से टकरा के वापस लौट आती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इको, प्रतिध्वनि। ठीक है, अब वो क्या कंडीशन है, जबकि हम ओरिजिनल यानी जो वास्तविक जो ध्वनि उत्पन्न की गई है, ओरिजिनल साउंड, और जो रिफ्लेक्ट हो करके आ रही है यानी इको जो आ रही है, उन दोनों को हम अलग अलग सुन पाए, अलग अलग पहचान पाए, यानी इको प्रतिध्वनि को हम नोटिस करें, तो उसकी क्या कंडीशन है, अब हम उस पर चलेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि जो हमने कहा कि एक स्रोत होगा यानी सोर्स, और उसके सामने एक ऑब्स्टेकल, अवरोध होना चाहिए जिससे ओरिजिनल साउंड टकरा करके वापस लौटती है यानी इको प्रोड्यूस करती है। तो ये जो ऑब्स्टेकल है, जो अवरोध सामने है, जो सरफेस सामने है जिससे रिफ्लेक्ट होती है साउंड, वो कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसका नेचर मतलब कितना साइज हो, छोटा ऑब्स्टेकल चलेगा या बड़ा हो, हम उस पर बात कर लेते हैं कि किस टाइप का सरफेस हमें जरूरी है यहाँ पर इको प्रोड्यूस करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो साउंड हमने प्रोड्यूस की उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी आवृत्ति होगी, और जब ये ऑब्स्टेकल यानी अवरोध से, सरफेस से टकरा करके वापस आती है तो सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड वापस आती है, यानी जो इको प्रोड्यूस हो रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन जब ये साउंड वापस लौटती है तो वापस लौटते समय फेज यानी कला में 180 डिग्री का अंतर आ जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जो वास्तविक ध्वनि की आवृत्ति है उसके बराबर ही जो इको प्रोड्यूस हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। बट देयर इज अ चेंज इन फेज, फेज में एक चेंज होगा सिंस, अच्छा अब ये तो फेज का चेंज आप समझ गए होंगे क्यों हुआ। ये साउंड गई जिस फेज में गई है, जो कि 180 डिग्री से वापस लौट रही है, तो यही चेंज फेज में आप नोटिस करेंगे। फिर अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं, साउंड वेव की किससे कंपेयर करते हैं, लाइट वेव से। तो फ्रेंड्स वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव्स। प्रकाश के कंपैरिजन में, लाइट के कंपैरिजन में साउंड का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो बड़ा होता है। अब जब साउंड का वेवलेंथ लाइट से बड़ा है, इसलिए जो सरफेस इको प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन देखिए लाइट में भी होगा और साउंड में भी होता है, दोनों वेव फॉर्म है, दोनों में रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन साउंड में जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है, रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड वेव आ रही है, यानी जो इको प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी सरफेस का साइज, एरिया का साइज बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू द सरफेस रिक्वायर्ड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव। जो प्रकाश के रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस हम यूज करते हैं, उसके कंपैरिजन में साउंड वेव के रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ लाइट वेव से बड़ी होती है। वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव।
इसलिए द एरिया शुड बी लार्जर फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, है ना। लाइट के कंपैरिजन में जो सरफेस हम यूज करेंगे यहाँ इको प्रोड्यूस करने के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, और बड़ा होना चाहिए। द ऑडियंस कैन ओनली हेयर इको। अब किस कंडीशन में सुन सकता है, जहां से हमने स्टार्टिंग की थी, हम वो डिस्कस करेंगे कि जो श्रोता है उसे इको सुनाई पड़े। देखिए साउंड प्रोड्यूस हुई, सामने सरफेस है, तो यहां से जाके रिफ्लेक्ट तो होगी, यानी इको होगा, लेकिन ये इको हमें क्लियरली सुनाई पड़े, हम पहचान सकें कि यहां पर इको हुआ है। अब हम उस कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ एक बात कर लें कि घरों में आपने पंखे या बाहर स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी रहते हैं, सीलिंग फैन सबके यहाँ लगे हुए हैं। अब सोचिए जरा सा, उस सीलिंग फैन को आप स्विच ऑन करिए, है ना, और ऑफ करिए। जब आपने स्विच ऑफ कर रखा है उस सीलिंग फैन को, अब उसके जरा काउंट करिए कि उसमें कितने पंख आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो सीलिंग फैन आपके ऊपर देखिए छत पे लगा हुआ है, उस सीलिंग फैन में अगर फैन आपका बंद है, स्विच ऑफ है, तो आप काउंट कर पा रहे होंगे कि उसमें 3 पंख लगे हुए हैं। ये आपने सीधे सीधे काउंट किया होगा, ठीक है। तो जो 3 पंख आपको दिखाई पड़ रहे हैं सीलिंग फैन में, ये आपका सीलिंग फैन, जिसमें आपके ये 3 पंख हो गए। लेकिन अगर इसको आप स्विच ऑन कर दें तो ये पंख मूव करना शुरू कर देते हैं, और आप उसे स्विच ऑन करके देखिए कि आप पंख को देख भी नहीं पाएंगे। आपको सीलिंग फैन एक डिस्क के शेप में दिखाई पड़ने लग जाएगी, एक सरफेस पूरा प्लेन दिखाई पड़ता है। तो इसका रीजन क्या है? जी बिल्कुल, आपने हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी आपके आंखों में एक किस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इस फैन को अगर आप देखते हैं आंख से, मान लीजिए इस पंख को आपने देखा, तो इस पंख का इमेज आपकी आई पर बन जाएगा, तभी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। और एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है कि जो इमेज आंख पर बनी वो कम से कम इतने टाइम तक आपकी आंखों में बनी रहेगी, ठीक है। एक फिक्स टाइम तक, टी टाइम तक, ये जो इमेज आपने जिसको देखा, इसकी इमेज आपकी आंख में बनी, तभी आपको दिखाई पड़ा। तो इसकी इमेज एक फिक्स टाइम तक आपकी आंखों के ऊपर बनी रहती है। यानी अगर आप इस पंख को यहां से हटा दें तो भी टी टाइम तक, उस फिक्स टाइम तक, ये आपको वहीं पे पंख जहां पे था, हटाने के बाद भी इतने टाइम तक आपको वहां पे दिखता रहता है। इसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो अगर आपने अपने फैन को स्विच ऑन किया, यानी जिस पंख को आपने यहां पे देखा था, ठीक है, इस पंख को आपने यहां पर देखा था, तो जब इस पंख को आपने यहां पे देखा और स्विच ऑन कर दिया, तो ये पंख यहां से हटके यहां चला गया, कहीं और यही पंख दिखने लगा, फिर थोड़ी देर बाद यहां चला गया, यहां दिखने लगा, ठीक है। लेकिन ये इतनी तेजी से मूव करता है कि सब जगह होते हुए फिर वापस यही आ जाता है। और कितनी जल्दी से आता है ये कि ये जो टाइम इंटरवल था, पहले यहां पे आपकी इमेज थी, ठीक है, और वो टी टाइम तक यहां बनी रहेगी। इससे पहले कि ये टी टाइम खत्म हो, ये वाला पंख यहां से हिला और घूम के वापस फिर आ गया, यानी ये टाइम बीतने से पहले ही वापस घूमकर पंख वहीं पहुंच गया, ठीक। तो ये इमेज तो इसकी आपकी मिटने नहीं पाई, लेकिन पंख घूम के फिर से आ गया, तो आपको लगा ही नहीं कि ये पंख यहां से हटा था, ठीक है। और यही चीज हर जगह हुआ, यानी ये पंख आपको यहां भी दिखता रहेगा, यहां सब जगह वही पंख आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब लगातार कंटिन्यूएशन में पंख आपको दिखाई पड़ते हैं, तो ये 3 पंखों वाला जो फैन लगा है ऊपर, वो आपको पूरा डिस्क की तरह दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये तो था आईज को लेकर के, परसिस्टेंस ऑफ विजन के बेस पर। तो जो आंखों के केस में आपने पढ़ा, इसी तरीके का आपके कानों के केस में भी होता है। मतलब जो साउंड हम सुन रहे हैं वो एक फिक्स टाइम तक आप उसे सुनते हैं, मतलब एक टाइम इंटरवल लग रहा है आपको। और अगर आप जो साउंड प्रोड्यूस की हमने, तो वो टाइम इंटरवल कानों के केस में कितना होगा? आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1/10 सेकेंड एक ये टाइम इंटरवल होता है
कि अगर कोई साउंड इस सोर्स ने प्रोड्यूस किया, इस साउंड को लिसनर ने सुना, आपने इसको सुना, ठीक है, फिर ये साउंड यहां से आगे बढ़ गई और आगे कोई सरफेस था, इस सरफेस से टकराई और वापस लौट के आई, ठीक। तो अगर ये जो पहले साउंड प्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, जो पहले साउंड आपकी प्रोड्यूस हुई थी वो और जो ये लौट करके आई है साउंड, इन दोनों के बीच अगर आपका जो टाइम डिफरेंस है, यानी फर्स्ट जो प्रोड्यूस हुई और लौट कर आने वाली साउंड, इन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है, अगर वो 1/10 सेकेंड है या इससे ज्यादा है, तब तो आप इस साउंड और इस साउंड को अलग अलग पहचान पाएंगे, ठीक है। फिर से देखिए यहां पर थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं कि 1/10 सेकेंड आपके कानों में एक ऐसी कैपेसिटी है कि जो एक साउंड आपने सुनी, जो ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और अगर जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आ रही है वो 1/10 सेकेंड या इसके बाद आती है, यानी ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस्ड, यहां से ये चली, ठीक है, यहां आपने सुना था इसको, ये गई और सामने सरफेस से टकराई और वापस लौट के आ गई, ठीक है। अब अगर ये ओरिजिनल साउंड और ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड या इससे ज्यादा आता है, तब तो इन दोनों साउंड को आप अलग अलग सुनेंगे। लेकिन अगर जो साउंड प्रोड्यूस की है आपने वो और जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है साउंड, ठीक है, इन दोनों के बीच जो टाइम है 1/10 सेकेंड से कम होता है, तो इन दोनों को आप अलग अलग नहीं सुन पाएंगे, दोनों मिक्स होकर के एक ही साउंड लगेगी। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या होगा कि अगर आपके सामने एक सरफेस रख दिया जाए और आप एक प्लेस पर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने एक सरफेस दिया और आप एक प्लेस पर एक साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहां क्या होगा प्रोसेस, मान लीजिए ये आपने साउंड प्रोड्यूस किया, ये सोर्स हो गया, यहां से साउंड चली और सामने ये सरफेस था, इससे टकरा के वापस आएगी। अब अगर हम ये कहते हैं कि जो सोर्स है और सरफेस है ना, जो अवरोध सामने रखा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, ठीक। तो साउंड जहां प्रोड्यूस हुई वहां से सरफेस तक जाने में x डिस्टेंस इसने कवर किया, और जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आई तो फिर से इसी सोर्स तक पहुंचने में इसने वापस x डिस्टेंस फिर कवर किया। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है आपकी साउंड, इस केस में 2x डिस्टेंस साउंड कवर करती है। ओके, ये तो आ गया कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर आप यहां पे एक कंडीशन क्या कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है साउंड की वेलोसिटी, है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर थोड़ा सा टेम्परेचर प्लस माइनस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं पर 330 मीटर पर सेकेंड की आप स्पीड ले लेते हैं, कहीं कहीं इसको 332 मीटर पर सेकेंड या 334 मीटर पर सेकेंड स्पीड लेते हैं। इनमें से कुछ भी लेकर के कैलकुलेशन किया जा सकता है। मान लीजिए हम 330 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टेम्परेचर, जो भी आपके यहाँ टेम्परेचर है उसको मानते हुए हम स्पीड लेते हैं, तो इतना तो डिस्टेंस कवर किया साउंड ने। किस स्पीड से कवर किया, मान लीजिए हम कहते हैं 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक। अब यहां से यहां तक जाना और वापस आना, ठीक है। अगर इस प्रोसेस में इस साउंड ने 1/10 सेकेंड लगाया, क्लियर, क्यों, क्योंकि 1/10 सेकेंड या इसके बाद, यानी इससे बड़ा टाइम 1/10 सेकेंड मिनिमम या इससे ज्यादा टाइम लगा करके अगर साउंड यहां वापस आ रही है, ठीक है, तभी हम इसको सुन पाएंगे कि इको प्रोड्यूस हुई। और अगर इससे कम टाइम है तो लौट के तो साउंड आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन हम दोनों को अलग अलग नहीं सुन पा रहे हैं, हम इको को सुन नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें इको सुनाई पड़े उसके लिए क्या कंडीशन है, यानी कि सोर्स से सरफेस कितना मिनिमम कितनी डिस्टेंस पर हो, है ना, इतना मिनिमम टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये टाइम बढ़ेगा, है ना।
तो मिनिमम कितने डिस्टेंस पर हो कि साउंड को लौट करके आने में कम से कम 1/10 सेकेंड का टाइम लगे। ठीक, तो वो मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? हम ये कह दें कि मिनिमम टाइम 1/10 सेकेंड साउंड ने लगाया यहां तक पहुंचने में, और यहां पे बैठे लिसनर ने उस प्रतिध्वनि को, उस इको को सुना। ठीक, तो टाइम कितना हो गया? यहाँ पे टाइम आ गया 1/10 सेकेंड। ठीक है, अब आप पिछले छोटी क्लासेस से जानते हैं कि वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? जी बिल्कुल, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, इनटू टाइम, या स्पीड जो भी आप ले रहे हैं, क्योंकि यहां सीधी रेखा पे चल रहा है, इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर हम ये लगाएं तो डिस्टेंस कितना है? 2x डिस्टेंस। ठीक है, और वेलोसिटी लिख लें या यहाँ पे स्पीड ही लिखें, क्योंकि हमें डायरेक्शन की यहाँ जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम स्पीड भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 1/10। ठीक है, अब अगर इससे हमें x को सॉल्व करना, 0 से 0 कैंसिल, यानी ये 33 हमारे पास आ गया। तो यानी हमें क्या मिला यहाँ पर? हमें मिला 2x इज इक्वल टू 33, यानी x इज इक्वल टू 33/2। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आई? 16.5 क्या? मीटर, क्योंकि हम ऐसा ही सिस्टम में ले रहे थे, हमने मीटर पर सेकेंड में स्पीड को लिया था। ठीक है, यानी कि जो ऑब्स्टेकल है हमारा जो सोर्स से अवरोध की डिस्टेंस जो है, ऑब्स्टेकल की डिस्टेंस, वो x है, और x की वैल्यू आई मिनिमम। कितनी वैल्यू निकली? मिनिमम क्यों? क्योंकि हम टाइम मिनिमम वाला ही तो ले रहे हैं। तो इतनी डिस्टेंस या इससे ज्यादा डिस्टेंस अगर होगी तो हमें वापस लौट करके आने वाली जो इको है, प्रतिध्वनि है, वो सुनाई पड़ेगी, और इससे कम डिस्टेंस अगर होगी तो नहीं सुनाई पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ जगहों पे इसे 17 मीटर 17 मीटर लिखा गया होगा। डिपेंड करता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर जहां पे ये लिसनर है, जहां पर ऑब्जर्वर है, वहां टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड कितनी है ना, जो ध्वनि है उसकी चाल कितनी है। अगर यही चाल आप 334 रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर वाली, तो वैल्यू थोड़ा सा चेंज होके आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ज्यादातर जगह पर हम 330 मीटर पर सेकेंड के बेस पर, यानी हम कह देते हैं 16.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए सरफेस का सोर्स से, या 334 अगर लेकर के आप निकालेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 17 मीटर यही डिस्टेंस निकल के आएगी। आप कहेंगे कि जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, या जो अवरोध है, उसकी सोर्स से मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 17 मीटर। ठीक है, तो इसी चीज को जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये यहां हमने बता रखा है आपको कि द ऑडियंस कैन ओनली हेयर द इको ऑफ एनी साउंड when the original sound and the echo reach him at the time interval of 1/10 सेकेंड। यानी जो ओरिजिनल साउंड है जब वो प्रोड्यूस हुई, उसके 1/10 सेकेंड के बाद जो इको है, जो प्रतिध्वनि है, वो लिसनर तक वापस पहुंचती है 1/10 सेकेंड के बाद, या इससे ज्यादा टाइम के बाद, इससे कम नहीं, है ना। अदरवाइज जो ओरिजिनल साउंड है और जो इको आई है उसमें आप अंतर नहीं कर पाएंगे। इफ द इको इज हेयर्ड बाय एनी ऑडियंस बिफोर 1/10 सेकेंड, ठीक है, अगर 1/10 साउंड यहां प्रोड्यूस हुई, गई और आई, इसमें अगर उसको 1/10 सेकेंड से कम टाइम लगा, यानी 1/10 सेकेंड से पहले ही अगर पहुंच गई, ही विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द echo. Hence it is important that the reflecting surface is at 16.5 meters away from the audience. अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 16.5 हो सकता है अगर हमने स्पीड लिया है 330 मीटर पर सेकेंड, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस है और ये स्पीड ऑफ साउंड में टेम्परेचर की वजह से उसमें डिफरेंस आ जाएगा, यानी अगर वो मान लीजिए 332 है तो इससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, 334 है तो और चेंज वैल्यू मिल रही है, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया
और यहाँ पर वही कैलकुलेशन दिखा दिया गया है जो अभी आपने हमारे साथ किया। तो इन्होंने 16.5 मीटर वाला ही यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। यानी इको क्या होती है आपने ये भी देख लिया स्टार्टिंग में ही, है ना। और इको आपको सुनाई पड़े उसकी क्या कंडीशन है कि सरफेस या ऑब्स्टेकल अवरोध आपसे कितनी डिस्टेंस पर हो, ये भी देखा। अब हम इसी के कंटिन्यूएशन में देख लेते हैं कि इको का हम यूज कहाँ करते हैं। यूज ऑफ इको इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कुछ दूरी के निर्धारण में हम इको यानी प्रतिध्वनि का यूज करते हैं। ठीक है, और प्रतिध्वनि यूज करने का मतलब है कि एक वेव प्रोड्यूस करें, है ना, सामने सरफेस से वो टकराएगा और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया वो साउंड का लिया, ध्वनि तरंग का हमने लिया है। लेकिन ये सिर्फ ध्वनि तरंग में ही तो नहीं होता, ये तो वेव का नेचर है ना, कि ये आपकी वेव जाएगी, सामने कोई सरफेस है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी। ठीक, लेकिन प्रोसेस वही जो अभी हम लोगों ने यूज किया, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही कंडीशन यूज होगा। और डिस्टेंस कौन सी, x जाने का और x आने का, यानी 2x डिस्टेंस से, अगर 2x डिस्टेंस कवर करती है, यहां से जाकर वापस आने में 2x डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, जिस स्पीड से कवर करती है वो स्पीड यहां लिखना है, और कितने टाइम में वापस आती है वो टाइम लगा देंगी। अगर आपको टाइम पता है और स्पीड ऑफ वेव पता है, जो भी वेव है, साउंड वेव थी तो साउंड वेव, है ना, कोई और वेव है तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर हमें v और t पता है तो हम ये x निकाल सकते हैं, यानी हम यहां से वेलोसिटी और टाइम जानकर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर से या लिसनर से सामने वाला रखा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है। x हम निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने साउंड के इको के केस में निकाला है। ठीक है, तो अब तक जो डिस्कस किया वो किसका था, इको साउंड के केस में था। अब अगर इसी को हम डिफरेंट और जो वेव्स हैं उनके साथ यूज करें तो देखिए कहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे पहला हम लोगों ने लेजर मेथड की बात की है, तो लेजर आपने सुन रखा होगा, लेजर लाइट आप जानते हैं, है ना, LASER। तो लेजर लाइट अगर नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स इसी चैनल पर वीडियो है लेजर लाइट से रिलेटेड फुल एक्सप्लेनेशन, आप उस पर जाकर के उसे देख सकते हैं। तो लेजर क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब ये लेजर क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन। तो लाइट यानी ये लाइट प्रकाश की ही स्पीड से चलेगी, तो लेजर लाइट की स्पीड भी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड हमें पता है। अब सोचिए कि यहां है ऑब्जर्वर और यहां कोई बड़ा सा ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, अवरोध है। अब यहां से जो लेजर लाइट आप भेजें, है ना, तो ये लाइट की स्पीड से चलती हुई जाएगी और उस अवरोध से, उस सरफेस से टकरा करके और वापस लौट आएगी। ठीक, तो जब आपने इसको भेजा, आपने देखा कितना टाइम था, जब ये लौट करके वापस आ गई, फिर आपने टाइम देखा, तो आपको पता चल जाएगा इसको जाकर वापस आने में कितना टाइम लगा। मान लीजिए टाइम लग गया t, किस स्पीड से गई थी, स्पीड ऑफ लाइट यानी c स्पीड से गई थी। ठीक, कितना डिस्टेंस इसने इतने टाइम में कवर किया, तो x जाना x आना यानी 2x, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से आप x निकाल सकते हैं। ठीक है, x निकल जाएगा, इसका मतलब क्या, ऑब्जर्वर से सामने वाला जो सरफेस होगा उसकी डिस्टेंस आपको यहीं से पता चल जाएगी। और इस लेजर लाइट का यूज करके हम बड़ी डिस्टेंस को निकाल पाते हैं, है ना। और वो बड़ी डिस्टेंस मतलब किस टाइप की डिस्टेंस, जैसे अर्थ से अगर हमें मून का डिस्टेंस निकालना है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकालनी है, तो वहां आपका लेजर लाइट काम करता है, लाइट की स्पीड से तेजी से जाता है और वापस आता है। तो उस केस में हम लेजर लाइट को यूज करते हैं। जैसे साउंड का केस हम लोगों ने इको में देखा था, उसी तरीके से हम लेजर लाइट को यूज करते हैं लेजर मेथड से लार्ज डिस्टेंस निकालने में। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, और इसी इकोसिस्टम पर ही, यानी जाना
ओरिजिनल वेव का जाना, सामने सरफेस से टकराना और वापस आना। इसी सिस्टम पर, इकोसिस्टम पर ही आपका रडार भी काम करता है। अब रडार का क्या फुल फॉर्म है? लेजर का तो था लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म था। रडार का क्या फुल फॉर्म होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल वही जो साउंड में इको के केस में हमने देखा, जो लेजर के केस में देखा, वही है यहां पर भी। रडार में जो रेडियो वेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स भी लाइट के ही स्पीड से चलती हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो है फ्रीक्वेंसी रेंज लेजर से डिफरेंट आता है, तो ये डिफरेंट जगह पर अकॉर्डिंग टू कन्वेनियंस यूज की जाती हैं। ठीक है, रडार क्या है? इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू फाइंड द पोजीशन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन। मान लीजिए आकाश में ऊपर की तरफ कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और आपको निकालना है कि ये एरोप्लेन उड़ के जा रहा है। ठीक है, आप निकालना चाहते हैं कि आपसे इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी ऊंचाई पर है, या ये कितनी स्पीड से उड़ रहा है। अगर ये जानकारी हमें निकालनी है तो उसके लिए ये जो डिस्टेंस हम निकालेंगे, है ना, तो इस डिस्टेंस को निकालने का बिल्कुल वही तरीका जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है साउंड के इको यानी प्रतिध्वनि के केस में, जो कि अभी हम लोगों ने लेजर मेथड से जो निकाला है इस मून का डिस्टेंस अर्थ से, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम साउंड की जगह या जब हम लेजर लाइट की जगह रेडियो वेव्स हम भेजते हैं, तो सामने वाला जो एरोप्लेन है उससे टकरा करके रेडियो वेव्स वापस आती हैं। ठीक है, तो फिर ये एक्स डिस्टेंस टी कितने टाइम में वापस आई वो हम मेजर कर लेंगे। टी टाइम में वापस आई है, सी स्पीड से गई थी और कितना डिस्टेंस कवर किया? 2x, तो x निकल जाएगा। यानी सामने एरोप्लेन कितनी हाइट पर उड़ रहा है, इसको निकालना है तो हम उसके लिए रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यूज करते हैं, जो इको मेथड पर ही बेस्ड होता है। और इसी तरीके से सोनार वर्ड भी आपने सुना होगा। तो क्या फुल फॉर्म होता है सोनार का? सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और सोनार में हम कौन सी वाली वेव्स यूज करते हैं? जैसे रडार में हमने रेडियो वेव्स यूज किया है, इसी तरीके से साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी सोनार में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं, जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। बाकी इसका प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने साउंड के इको में देखा, जैसा कि हम लोगों ने लेजर मेथड में देखा, जैसा हम लोगों ने रडार में देखा, बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस फ्रीक्वेंसी का इसमें डिफरेंस होता है। इसलिए ये जहां पे सुटेबल है वहां हम यूज करते हैं। जैसे रडार को एरोप्लेन के लिए हम यूज करते हैं, इसी तरीके से सोनार यानी अल्ट्रासोनिक वेव के इको को, है ना, कहाँ यूज करेंगे? ये हम जो वाटर के अंदर है वहां हम डिस्टेंस मेजर करने में यूज करते हैं। जैसे सबमरीन यानी पनडुब्बी है, शिप है, सी रॉक्स हैं, है ना, जो समुद्र के अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं, उसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पानी के अंदर आप यहाँ कहीं इस पोजीशन पर हैं और पानी के अंदर ही कोई आगे कोई सबमरीन या पनडुब्बी है, आप उससे टकरा ना जाए या आपको उसकी कोई जानकारी चाहिए, तो आप जानना चाहते हैं कितने डिस्टेंस पर है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव भेजेंगे, किस टाइम पर भेजा नोट करेंगे, वो अल्ट्रासोनिक वेव सामने जाके टकराएगी और वापस आ जाएगी। ठीक है, आप फिर नोट करेंगे कब वापस आई, तो कितने टाइम डिफरेंस में वापस आई ये आपने नोट कर लिया। ठीक, और जो आपने अल्ट्रासोनिक वेव भेजा उसकी स्पीड कितनी है? ठीक है, तो वो लगभग आपका 1450 मीटर पर सेकेंड होती है समुद्र के अंदर। तो वो स्पीड आपने ले ली, मान लीजिए उसको आपने v से दिखाया, तो इसने t टाइम में लौट के आया, v स्पीड से चला, x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस आया, यानी 2x डिस्टेंस कवर किया। तो इस सोनार के केस में भी क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड आपको पता है कितने टाइम में आया, आपने नोटिस किया है, आप x निकाल लेंगे, यानी आपको पता चल जाएगा कि आपसे सामने वाला जो सी रॉक है या सबमरीन यानी पनडुब्बी है वो कितने डिस्टेंस पर है, वो आप आराम से यहाँ पर निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स,
आज हम लोगों ने यहाँ पर साउंड से रिलेटेड इको के बारे में जाना, यानी प्रतिध्वनि हम लोगों ने देखा। और प्रतिध्वनि को हम और कहा, प्रतिध्वनि जो इको प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड के केस में आपने सुना है, लेकिन यही चीज जब हम लेजर लाइट में करते हैं रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, या हम रडार में करते हैं या सोनार में करते हैं, तो उसे हम कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं हमने वो भी देखा। हमने रडार, सोनार और लेजर इनके यहाँ पे फुल फॉर्म भी अच्छे से सीख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए, जिसमें हम रिवर्बरेशन यानी अनुरणन, सेबाइन फॉर्मूला, ये सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।